और आज हमारे साथ जो शख्सियत है भारतीय भाषाओं। सर, आपकी उपलब्धियां इतनी हैं, अभी मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, बच्चे आपको बहुत फॉलो करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे वो। तो क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो बच्चे नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना यादव आपके इस चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल स्टूडेंट्स को डिवोटेड है और आज हमारे साथ जो शख्सियत है उसका नाम सुन के ही आपकी आंखों की चमक और बढ़ जाएगी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश चंद गौर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल में। और ये चैनल बेसिकली स्टूडेंट को डिवोटेड है और उन स्टूडेंट की ही डिमांड थी कि हम आपसे आकर के बात करें। डॉक्टर साहब का परिचय डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब बताइए। अभी मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में डीन एडमिनिस्ट्रेशन और कलानिधि विभाग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ मैं भारत को यूनेस्को में रिप्रेजेंट करता हूँ। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसकी की इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी है, उसका मैं मेंबर हूँ, जो एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ यूनेस्को की जो दूसरी ग्लोबल टास्क फोर्स है, यूनेस्को ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, उसका मैं मेंबर और को चेयर हूँ। इसके साथ साथ भारत की बहुत सारी संस्थाएं, चाहे वो यूजीसी हो, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हों, बहुत सारे आईटी इंस्टीट्यूशंस हों, 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट कमेटीज़ में, और एक एक्सपर्ट के तौर पे भारत नहीं, विदेश में करीब विदेश के 24 देशों में करीब 45 मेरी विदेश यात्राएं रही हैं, जो कि किसी न किसी प्रोफेशनल टास्क को लेके, प्रोफेशनल मीटिंग, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस, और जो एज एन एक्सपर्ट मेरी क्या सेवाएं ली जा सकती हैं, उस तरीके से रही हैं। तो भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है, उसके प्रिजर्वेशन को, पर्टिकुलरली डिजिटल प्रिजर्वेशन को लेके, या उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन और डिजिटल आर्काइविंग को लेके मैं कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ मैंने भारत की बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्थाओं में सेवाएं दी हैं, चाहे वो CSIR हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो, इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ साथ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD, जिसको हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बोलते हैं, उसके डायरेक्टर के तौर पे एडिशनल चार्ज के तौर पे 2 साल मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। बहुत सारी ऐसी जो एकेडमिक्स को लेके नए इनिशिएटिव रहे हैं, जिसमें कि भारत में पहली बार प्लेजरिज्म रेगुलेशन को लेके एक ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाने की बात चढ़ी थी। आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट ड्राफ्ट रेगुलेशन कमेटी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो मैं भारत का पहला नागरिक हूँ जिसने कि ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ को चेयर किया है या मेंबर रहा हूँ, जो कि चाहे वो एक्सपर्ट कमेटी यूनेस्को की हो, या फिर बहुत सारे और डिजिटल हेरिटेज, जैसे डिजिटल दुल्होंग चाइना का एक्सपर्ट कमेटी हो, या साउथ कोरिया में एक्सपर्ट कमेटी हो। तो एक प्रोफेशन के तौर पे, जिसने कि लाइब्रेरीज़ में, आर्काइव्स में, उसके साथ साथ भारतीय कला संस्कृति की, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, चाहे वो रिसर्च प्रोजेक्ट हों, और भारतीय भाषाओं पर, सबको सारी इन विधाओं में अपना मैंने कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया सर। सर, आपकी उपलब्धियां इतनी हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे आपको बहुत फॉलो करते हैं। आज बच्चों के लिए बहुत ही आइडियल हैं आप, और आप सक्सेस में एक किदवंती बन गए हैं। तो क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो बच्चे आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आप एक मार्गदर्शक हैं। मुझे उनको एक ही जो संदेश देना है, वो महत्वपूर्ण संदेश ये है कि
बगैर मेहनत के, बगैर लगन के, अ, बगैर किसी कमिटमेंट के कोई भी सफलता पॉसिबल नहीं है। और मैं छोटी सी अपनी बैकग्राउंड अगर दूं, मैं एक उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर पैदा हुआ और एक किसान परिवार में पैदा हुआ। और 8वीं क्लास तक मैं एक कमरे के स्कूल में पढ़ा। 9th क्लास में मैं दिल्ली में आया और आके मेरी मेरी पूरी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी कि अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो JEEE क्या होता है, या सिविल सर्विसेज क्या होता है, या नीट क्या होता है, या मेडिकल एग्जामिनेशन, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि गांव में ना कोई सहूलियत थी, ना इस तरह की कोई अवेयरनेस थी। तो दिल्ली में आने के बाद जो मैंने अपना 10th 12th किया, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में किया। उसके बाद जो मुझे लगा मैं करता चला गया। मैंने MSc में एडमिशन लिया, फिर कंप्यूटर साइंस, आई एम वन ऑफ द पायनियर स्टूडेंट फ्रॉम डिग्री इन जामिया ऑन कंप्यूटर साइंस। तो एज ए स्टूडेंट एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि एक एडवाइस, एक कैरियर काउंसलिंग, जो मेरी लाइफ में मिसिंग थी, कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना। आई कुड हैव बीन इन एनी फील्ड बिकॉज आई वॉज गुड इन स्टडीज, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं थी कि मुझे ये बनना है। तो उस समय जब मैं एक स्टूडेंट के तौर पे पढ़ रहा था, तो मेरी एक पहली प्रायोरिटी थी कि मुझे कैसे भी कोई जॉब चाहिए। तो जितनी भी मेरी क्वालिफिकेशंस मैंने गेन की, एम यही था कि मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके और एक जॉब करना है। लेकिन पहला जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ज़िंदगी में एक कैरियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। तो मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशंस को एनालाइज किया और दुनिया में देखा क्या हो रहा है। तो देन आई थॉट कि आई हैव ए कंप्यूटर साइंस, आई हैव ए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, एंड आई कुड हैव बीन ए गुड कैरियर इन दिस फील्ड। और उसको लेके मैंने एक एम बनाया कि आई हैव टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। और उसके लिए जो एक विजन चाहिए, जो उसके लिए प्रिपरेशंस करना चाहिए, उसके लिए क्या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेशनल लेवल पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको सबको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मुझे पता लगा कि US की एक फुलब्राइट होती है, इसको फुलब्राइट स्कॉलरशिप बोलते हैं, और वो अ, एक अच्छा माध्यम है बाहर जाके नई टेक्नोलॉजी को जानने का। सो देन आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज ए फुलब्राइट स्कॉलर। तो वो एक शुरुआत ऐसी हुई कि मुझे एक आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिला, और शायद दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। क्योंकि जब मैं वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप US से करके आया, तो उस समय और आज की इंडिया में बहुत फ़र्क था। हम कम से कम 50 साल पीछे चल रहे थे US से उस समय। और वहाँ जो नई टेक्नोलॉजीज थी, जब वहाँ पर जो नया इन्वायरमेंट था, शायद उसने मुझे मेरी इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट के बाद अ, जब मैं आगे बढ़ा, तो फिर वो नए रास्ते खुलते चले गए, और जो मैं चाहता था लाइफ में आगे बढ़ना, वो बढ़ता चला गया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि आप कैरियर गोल बनाने के साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आप कैसे वर्सेटाइल बन सकते हैं, कैसे अपनी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपको खाली सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज ज़रूरी नहीं है। आपको, जैसे कि अगर मैं IMT गाजियाबाद में सर्विस कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस ए बुक कॉल्ड रीइंजीनियरिंग मैनेजमेंट, माइकल हैमर और जेम्स शैम्पी की बुक थी। तो रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस का जो कंसेप्ट था, उसने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया कि री इंजीनियरिंग इज पॉसिबल इन ईच एंड एवरी फील्ड। उसी समय मैंने जो PhD की, उसमें री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज को मैंने फोकस किया। तो
I develop a kind of expertise, like how I can redesign the processes in I can totally transform the system. ये उसने मेरे को लाइफ में बहुत हेल्प की। जब मैं आईजीएनसीए मैंने ज्वाइन किया तो somebody asked me in interview कि what is tangible cultural heritage। बिलीव मी, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने कभी आर्ट और कल्चर पढ़ा नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि tangible कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। तो मैंने कहा देखिए, सिंपली आई एम कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई वाज वर्किंग इन ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, आई डोंट नो बट आई कैन assure you that after joining this institution I can definitely give you a better explanation of it। क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आप किसी नए एवेन्यू में जाने के लिए कैसे तैयारी करते हैं। तो जब मैं आईजीएनसी ज्वाइन किया और एंड ओवर द इयर्स आई बिकम एन एक्सपर्ट ऑन डिजिटल कल्चरल हेरिटेज। और आज मैं शायद कल्चरल हेरिटेज का, कल्चर का या ट्रेडिशन का मैंने सैकड़ों फिल्में, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को डायरेक्टर के तौर पे 2 साल सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरह चलाया। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर का जो पैशन या जो मेरे अंदर एक्सपर्टाइज डेवलप हुई, ये सब मेरा अपना एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो आई हैव टू बी द बेस्ट इन दिस फील्ड, आई हैव टू लर्न अबाउट इट। जब मैं जेएनयू गया तो वहाँ पर देयर वाज समथिंग न्यू कंसेप्ट कॉल्ड रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, प्लेजरिज्म, जिसका कि मैं आज की डेट में लीडिंग एक्सपर्ट हूँ। तो उस प्लेजरिज्म को लेके मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन जब मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में पता लगा तो देन आई वर्कड ऑन इट और देन आई बिकम एक्सपर्ट ऑन इट। एंड उसके बाद जो इंडिया की जो कमेटी बनी प्लेजरिज्म रेगुलेशन के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और यूजीसी ने, आई वाज द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। इन सारी चीज़ों में जो एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ उसके पीछे एक ही है कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए, हर नॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किस डिसिप्लिन और किस बैकग्राउंड से आते हैं। ज़रूरी ये है कि ये जो सेल्फ लर्निंग है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, वी हैव कैपेसिटी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। और जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के लिए अगर अपने इंडिपेंडेंशियल बनना है तो उस इंस्टीट्यूशन की खाली अपनी फील्ड की जानकारी नहीं, उस इंस्टीट्यूशन की बैकग्राउंड, उस इंस्टीट्यूशन की प्रोफाइल की बैकग्राउंड, उसमें जो काम हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप एज ए स्टूडेंट, नंबर वन, यू चूज ए कैरियर विद ए गोल। नॉलेज कोई आपसे कैप्चर नहीं कर सकता और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। दूसरा, वर्सेटिलिटी बहुत ज़रूरी है आपको एक पर्टिकुलर एरिया में, और ये सब आता है गुड रीडिंग से और सेल्फ लर्निंग से और कंटिन्यूस लर्निंग से। तो लर्निंग इज की। तो और उसके लिए बगैर पढ़े कुछ नहीं होता है। इट्स अ मूल मंत्र फॉर सक्सेस। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके द्वारा लिखित 2 किताबें हैं। वन इज मैपिंग ऑफ द क्राइस्ट इन इंडिया। तो क्या बताना चाहेंगे आप इनके बारे में? देखिए, भारत में आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा टेक प्राइड इन लेगेसी। अवर लेगेसी क्या है? अवर लेगेसी सारी जो हमारी हेरिटेज है वो किस में मिलती है? आर्काइव्स में। चाहे वो नेशनल आर्काइव हो, चाहे वो बहुत सारे, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे आर्काइव्स हैं, लेकिन ऐसी कोई बुक नहीं थी जिसमें कि उस आर्काइव्स की पूरी लिस्टिंग हो। तो इस पुस्तक के अंदर 434 आर्काइव्स की पूरी डिटेल्स है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डायरेक्टरीज वगैरह। उसके साथ साथ करीब 100 आर्काइव्स की पूरी जानकारी है कि उन आर्काइव्स में किस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, किस तरह के उनमें आर्काइवल डॉक्यूमेंट हैं, और फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ डिजिटाइजेशन हुआ कि हुआ नहीं हुआ, कैटलॉगिंग। तो एक रिसर्चर जो पीएचडी करता है, खासकर हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको रिसर्च करनी है तो उनको डेटा लेना है, और डेटा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आर्काइव्स में जाना पड़ेगा। तो ये पुस्तक हिंदुस्तान के जितने भी पीएचडी स्टूडेंट हैं या जो भी रिसर्चर है, जो भी रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल टूल है, जिससे कि वो जानकारी मिलेगी किस जगह पर जाके उसको उसको डेटा मिलेगा। ये जो दूसरी पुस्तक है जो कि भारतीय भाषाओं के ऊपर है,
मैं जब यूनेस्को की ग्लोबल टास्क फोर्स में नॉमिनेट हुआ, तो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक अलग फिगर मिली, कहीं कुछ लिखा हुआ था, कहीं कुछ और लिखा हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक प्रोजेक्ट के तौर पे हम ये सर्वे करें कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। और ये पुस्तक आपको वो पूरी जानकारी देगी कि 1961 के सेंसस सर्वे में कितनी मदर टंग थी, और जैसे कि 1654 मदर टंग उस समय लिस्टेड थी, और अगर आप 2011 का सर्वे देखें उसमें 1369। तो ये गैप आपको बताता है कि हम धीरे धीरे बहुत सारी मातृभाषाएं हमारी लुप्त होती चली जा रही हैं। तो ये पुस्तक एक ऐसा टूल है कि आपको अगर कोई भी लैंग्वेज पॉलिसी बनानी है, जैसे हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन इन मदर टंग की बात हो रही है, तो ये पुस्तक आपको बताएगी किस रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अगर हमें डिसाइड करना है कि किस भाषा को उस मीडियम चुनना है, तो इस तरह के पॉलिसी मेकर्स को, प्लानर्स को, और जो भी जब भारत की भाषाओं में इंटरेस्टेड है, वो इसमें कि वो भारत उस वो जो लैंग्वेज बोली जाती है उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, उसमें रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, तो वो पूरी सारी जानकारी जी। इस पुस्तक के अंदर है। सर, यूनेस्को में आपका अनुभव कैसा रहा? आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और अभी रिसेंटली आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है रामचरितमानस को लेकर। कृपया बताएं। देखिए, यूनेस्को विश्व की वो एक संस्था है जो विश्व धरोहर, जो कल्चर है उसको सजोता है। संजोता है और प्रिजर्व करता है, आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है। और मैं उस यूनेस्को की जो एक यूनेस्को की ऐसी वर्ल्ड धरोहर को नॉमिनेट करने के लिए दो तीन प्रोग्राम है। एक होता है वर्ल्ड हेरिटेज, जिसमें मोनूमेंट्स और सिटीज़ को, जैसे हम कहते हैं ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज है, या अ, कोई पर्टिकुलर सिटी को, जयपुर पिंक सिटी वर्ल्ड हेरिटेज में, या कोई बिल्डिंग नॉमिनेट की जाती है। दूसरा प्रोग्राम होता है जो जैसे अभी ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसको कि हमारी फोक ट्रेडिशंस, फोक म्यूजिक, जैसे अभी गरबा हमारा नॉमिनेट हुआ, उससे पहले दुर्गा पूजा नॉमिनेट हुआ था। तीसरा प्रोग्राम है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसमें कि जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है। उसके लिए 3 लेवल पर रजिस्टर है: इंटरनेशनल रजिस्टर, रीजनल रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। तो मैं जो उसका यूनेस्को का जो नोडल सेंटर है IGNCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, आई एम द इंचार्ज ऑफ दैट सेंटर। उसके साथ साथ जो कमेटी, विश्व की जो कमेटी ये डिसाइड करती है कि कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट को हमें विश्व धरोहर में शामिल करना है, उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ एज एन इंडिविजुअल लाइब्रेरी एक्सपर्ट। तो अभी इसकी लास्ट साइकिल हर 2 साल के पीरियड के बाद साइकिल अनाउंस होती है। तो हमने पिछले साल जो रीजनल रजिस्टर है, एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, उसकी जो अनाउंसमेंट हुई, उसमें हमने 3 नॉमिनेशन भेजे: तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, ये पंचतंत्र, और सहृदय लोक लोचन। तो तीनों के तीनों ये जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि पंचतंत्र करीब 1500 15वीं शताब्दी का लिखा हुआ वो मैन्युस्क्रिप्ट है। जी। इसी तरीके से ये जो रामचरितमानस के जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो तुलसीदास जी की रामचरित की जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, एक अवधि में और एक नास्तलिक में हम लोगों ने नॉमिनेट किया। और एक उसके साथ साथ सहृदय लोक लोचन, जो शारदा लिपि, जो कश्मीर में अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन ने लिखा और अभिनव गुप्त ने कमेंट्री की। तो ये तीनों मैन्युस्क्रिप्ट को विश्व धरोहर के रूप में राष्ट्रीय जो एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में नॉमिनेट किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अभी हम सब जानते हैं भारत में ये सब ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर रामचरितमानस का इस साल राम मंदिर भी बना है, और उस दौरान उसका नॉमिनेट होना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये धरोहर अब विश्व में उस रजिस्टर के थ्रू पब्लिसाइज होगी, लोगों को, पूरे विश्व को पता लगेगा कि ये भारत की बहुमूल्य धरोहर है। तो जी। लोग ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। और नेचुरल सी बात है, जैसे हम सब जानते हैं कि राम
भारत में ही नहीं, विश्व के बहुत सारे कंट्रीज में रामलीला होती है। रामायण रामायण के करीब 331 से ज़्यादा वर्जन्स हैं, वेरिएशंस हैं। तो चाहे वो इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, या कंबोडिया हो, लाओस, वियतनाम, हर जगह राम की एक रिलेवेंस है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विश्व के और बाकी देशों तक पहुंचाने के लिए ये हमारा कोशिश था। तो ये सारा जो भी नॉमिनेशन प्रोसेस था, आई वाज लीडिंग दैट प्रोसेस। हमारी जो टीम है आईजीएनसी में, आई वाज इन चार्ज ऑफ दैट टीम। तो हमने बना के उसको भेजा और वो सब्सक्राइब इंस्क्राइब हुआ, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके साथ साथ हमने भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को इंटरनेशनल रजिस्टर में भेजा है, जिसका आगे डिसीजन अगले साल होगा। तो यूनेस्को के द्वारा इन सारी हमारी धरोहर को एक मान्यता मिलना, एक रिकॉग्निशन मिलना, वो एक और लेवल पर इन सब चीज़ों को लेके जाता है। और खासकर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी धरोहर को लेके इतना सजग हैं, और ये सरकार बहुत अच्छा प्रमोशन और उसका सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारे इनिशिएटिव करके मुझे बहुत खुशी भी है और गर्व भी है इस बात के लिए। सर, आप नीति आयोग से भी जुड़े हुए हैं, तो नीति आयोग, यूनेस्को, नाट्यशाला और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, आप कैसे इन सब चीजों में तालमेल बिठा पाते हैं? अगर मेरा पूरा बायोडाटा जो कि 100 पेज से ज़्यादा का है आप पढ़ेंगी, तो आपको कम से कम सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब जैसे मैं परसों ही रायपुर जा रहा हूँ, जहाँ पर ये जो डिजिटल प्रिजर्वेशन स्टैंडर्ड को लेके एक वर्कशॉप है, जो कि सारे जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो आईटी डिपार्टमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। सो आई विल बी स्पीकिंग देम। बेसिकली नीति आयोग में जो मेरा जुड़ाव रहा, वो एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लेके आई वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी। एक प्रोजेक्ट था जो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पे शुरू हुआ है कि जितनी भी मिनिस्ट्री की लाइब्रेरीज हैं उनको इंटीग्रेट करके सिंगल विंडो एक्सेस देना है। ओके। जैसे यूज़र जगह जगह ना जाके वो एक जगह ही सारी रिसोर्सेज को। तो नीति आयोग तो नीति वो आयोग से स्टार्ट हो गई है सर? नहीं, अभी वो प्रपोजल चल रहा है, प्रपोजल? मतलब रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है, आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। इसके अलावा जो एज एन एक्सपर्ट मेरी जो क्योंकि मैं जो आज की यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर नॉलेज है, वो नॉलेज पहली बात तो कहीं छुपती नहीं है, वो इट स्पीक्स अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि ये जितने भी मेरे नॉमिनेशंस हैं या जितने भी हैं, ऐसी ऐसी जगह से लोग आपको बुलाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, जिनसे आपका कोई परिचय ही नहीं है, लेकिन दे केम टू नो फ्रॉम योर वर्क, जो आप काम करते हैं। तो वर्क स्पीक्स फॉर यू, वर्क प्रमोट यू। और आज की डेट में तो जो सोशल मीडिया है वो इतना एक स्ट्रॉन्ग साधन है कि आपके काम को बहुत दूर तक पहुंचाता है। तो ये जितने भी संस्थानों से मैं जुड़ा हूँ या इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ, इट इज़ प्योरली बिकॉज आई हैव डेवलप माई सेल्फ एज ए काइंड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन। अगर कोई मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन को देखा, कई बार लोगों को हेजिटेट होता है। जब मैं एनएसडी का डायरेक्टर बना तो बहुत लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि एक लाइब्रेरी साइंस का पर्सन बैकग्राउंड से, जिसकी थिएटर की कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो डायरेक्टर बना है। लेकिन ओवर द पीरियड आई प्रूव दैम कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर माई फंक्शनिंग दे डिडंट रियलाइज आई एम लैकिंग इन एनी एरिया। जो थिएटर की ज़रूरत थी वो ज़रूरत मैंने पूरी की। वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी जो उसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन की है। जो सिलेबस 20 सालों से वहाँ रिवाइज नहीं किया हुआ, मैंने 1 साल में रिवाइज करके वहाँ इम्प्लीमेंट कराया। वहाँ बहुत सारी स्ट्रीट थिएटर को लेके या ऐसी नई एक्टिविटीज़ और नए प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए जो पहले कभी वहाँ थे नहीं। तो मेरा कहना यही है कि हम सबके अंदर एक कैपेसिटी होती है। कई बार होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारा एक दायरा बन जाता है। कम आउट ऑफ दैट, नेवर create a boundary, be open up and
24 आवर्स हमारे पास सबके पास होते हैं, हमें वही देखना है कि उन 24 आवर्स को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। और जो उसको सक्सेसफुली 24 आवर्स को डिवाइड कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, दैट बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। और सक्सेस ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी पोजीशन होल्ड किए हुए, सक्सेस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आप उस समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यू मे बी ऑन ए वेरी जूनियर पोजीशन, बट your contribution to the society, to your country, to the institution you are working, that should be the measurement of the success. एग्जैक्टली। मैं चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन पे बैठा हो, मैं उसको अपने आप से कंपेयर करता हूँ, तो आई नेवर फील एनीथिंग लेस देन व्हाट, बिकॉज the kind of love and respect I have received from the entire society, the profession, the country, the nation, that give me so much हैप्पीनेस एंड द प्राइड कि मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में जितना किया है वो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं, और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड ऑन दैट। जी सर। सर वही जो हमारे युवा हैं वो आपको अपना आइडियल मानते हैं, इसी वजह से हमने ये आज सेशन रखा है। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एज अ प्रोफेशनल आप और एज अ पर्सनल पर्सन, जब हम दो पर्सनालिटीज को लेते हैं तो वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं? क्या एक खुशनुमा व्यक्ति जो एक प्रोफेशनल लाइफ में है, या बिल्कुल अलग होता है जब वो पर्सनल लाइफ में होता है? देखिए, सक्सेस की सही डेफिनेशन ये है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे आप सक्सेस हैं। अगर आप एक तरफा सिर्फ, मान लीजिए आप प्रोफेशनली यू आर डूइंग ग्रेट और पर्सनली यू आर फेल्योर, देन इट इज़ नॉट ए सक्सेस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू कीप योर बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। Happiness, if you are happy in your personal life, then you can do better in your professional life. I'm very lucky personally, because I have two daughters and my wife is also working, and despite of my so many busy schedules, I always tried कि मैं उनको जो ज़रूरत है, जहाँ मेरा उनके साथ रहना ज़रूरी है, मैं वो हमेशा शायद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू फाइंड आउट। मुझे कितना भी बिजी हूँ, लेकिन साल या एक साल में ज़रूर मैं कहीं बाहर ट्रिप पे जाता हूँ फैमिली के साथ, 2-4 नहीं तो कम से कम हफ्ता व्यतीत करता हूँ उनको। उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में टाइम दे सकूँ। उसके साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो आई मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट। तो एक बहुत ज़रूरी है कि एक तो आपको उनको वो ड्यू इम्पोर्टेंस एंड रिकॉग्निशन देनी है। दूसरा, अगर आप किसी वजह से उनको वो टाइम दे नहीं पा रहे जो उनका है, तो यू हैव टू मेक देम कन्विंस कि देयर इज सर्टेन रीजंस एंड देयर आर सर्टेन thing which are more important for nation or for your institution, and I always believe your family understand it and they cooperate. अगर मेरी वाइफ ने ये सब कुछ नहीं संभाला होता तो ये शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए, because many time like in when my children were studying, now one is the software engineer, another is doing MBA, she always take care of them. I was totally free from that area. अगर मैं कहीं ना कहीं, देखिए, आउट ऑफ टू वन हैज टू समवेयर लाइक make certain she could have been very well in her career, but she sacrificed the career because she want to give more time and more space to me, क्योंकि I was traveling a lot। और तो ये बहुत ज़रूरी है कि you have to, because your family support is very important for your success। और मैं इस बारे में बहुत लकी हूँ कि मेरी चाहे बेटी हो या एंटायर माई फैमिली, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड आई एम ऑल्सो लाइक वेरी वेरी एक टोटली ए कमिटेड फैमिली मैन कि जब मुझे जरा सा भी टाइम मिलता है तो इवन आई हैव ए स्मॉल पपी बीगल विच इज नेम चीकू। मेरा कम से कम दिन में 1-2 घंटे उसके साथ भी बीतता है। मैं उसके साथ
तो वो ये सब फैमिली बॉन्डिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितना प्रोफेशनल करियर, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैडनेस में सक्सेस के पीछे भागेंगे, एंड लास्ट थिंग आई विल से कि एवरीथिंग इज रिटन इन योर डेस्टिनी। अगर आपको कुछ मिलता है दैट इज द बेस्ट थिंग, अगर नहीं मिलता है तो बिलीव समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, सो नेवर डिसअपॉइंट। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो जॉब हो करियर हो सबके पीछे अंधाधुंध बस भागे जा रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है, उनकी हेल्थ वेल्थ उस सब का सिर्फ एक ही टारगेट है, मुझे कैसे भी जॉब लेनी है और बस सक्सेस की रेस में है वो। ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसी यंग जनरेशन को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। इफ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, देन there are better chances that you will be a more successful person. So first, the day one onwards, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। भागिए मत किसी चीज के पीछे, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज। आई नेवर इंसिस्टेड माई डॉटर्स कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। आई आस्क देम यू चूज व्हाट यू वांट। आई विल नॉट से कि तुम्हें ये बनना है। आई एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स बट यू डिसाइड। तो चाहे वो आर्ट हो, ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंसेज हो, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ट्राई टू बी द बेस्ट इन योर फील्ड। और उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत हार्ड वर्क, सिंसियरिटी। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने देश के बारे में ज़रूर जानें, हम अपनी सभ्यता को जानें, एंड मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर ऑन कल्चरल हेरिटेज, प्राउड ऑफ आवर ऑन सिविलाइजेशन। क्योंकि इतना कुछ है हमारे पास जो दूसरों के सामने हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया इज़ अ मोर सिविलाइज कंट्री देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द। और हमारी जो एंशियन हिस्ट्री है वो शायद सबसे बेहतर है। एक चीज़ जो यंगस्टर को समझने की ज़रूरत है, दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। टाइम बहुत प्रीशियस है। जी। एक हमारी एक कहावत बहुत ज़रूरी है कि आप जितना यंग एज में मेहनत कर लोगे, आगे चल के उतना ही ज़्यादा अच्छा करोगे। क्योंकि अगर आपने पहले इंटरटेन या एंजॉय कर लिया लाइफ को, सिर्फ एक उसी की तलाश में रहे कि कहाँ मस्ती करनी है, कहाँ घूमना है, फिर लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। लेकिन अगर आपने पहले स्ट्रगल कर लिया, पूरा एक डिसिप्लिन लाइफ, जो कहते हैं ना, जो तपस्या करने वाली जो एज होती है वो चाइल्डहुड होती है, कि जिसमें आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। क्योंकि जब आप एक बार अपना कैरियर बना लेते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ में एंजॉय करने की। तो मेरा जो मानना है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फैमिली सिस्टम है, हमारे फैमिली सिस्टम बहुत अच्छे हैं उस लिहाज से। और कहीं ना कहीं वो वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे जो पेरेंट्स, जो कई बार लगता है ना कि हर चीज़ में पीछे पड़े रहते हैं, वो वही हैं जो आगे चल के हमें मार्गदर्शक बनाते हैं, जो हमें हमें बाद में रियलाइज होता है कहीं ना कहीं पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा जो अपना आज का जो यूथ है वो कहीं बेटर उसकी देखभाल हो रही है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने दुनिया भर में देखा है। तो वहाँ एक अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो हैप्पीनेस है दैट इज़ मिसिंग। हैप्पीनेस हमेशा एक वैल्यू सिस्टम में या फैमिली सिस्टम में होती है। और शायद जब बच्चा खुश होता है तो वो बेटर इंसान बनता है और बेटर प्रोफेशनल बनता है। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है
इसे सुन करके शायद उन्हें ये पता चलेगा कि फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं और उन्हें अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करना है। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने हमें बताया, कितनी बहुमूल्य चीज़ें हमें बताई हैं। तो मैं अपने सारे दोस्तों से यही कहूँगी कि डॉक्टर साहब को फॉलो करें। डॉक्टर साहब आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे हर जगह मिल जाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डॉक्टर साहब से जुड़े रहिए और इनकी बहुमूल्य बातों को अपने जीवन में उतारिए। नमस्कार। नमस्कार। Yeah.